साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या फिर उच्चतर माध्यमिक हो, सभी जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, सबसे पहले अगर आज के समय में किसी चीज़ का इंतज़ार है, तो वो है शिक्षक नियोजन नियमावली। आप सबों को पता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग नियमावली को तैयार करने में पिछले तकरीबन 6-7 महीनों से लगातार माथापेची कर रही है, परंतु अब तक जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनके सामने नियमावली पेश नहीं हुई है। कल जब ये खबर अखबारों ने प्रकाशित की कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगा और जो आधार होगा वो चयन का शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। इसके बाद से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। तो जो लोग भी परेशान हैं, चाहे कमेंट्स में या फिर कॉल्स करके, जिन लोगों ने भी अपने प्रश्नों को पूछा है, कई सीएस के कैंडिडेटों ने भी पूछा है कि नियमावली 2020 में बीटेक जो था कंप्यूटर साइंस को लेकर के वो एलिजिबल नियमावली के आधार पर नहीं थे। इन सारी बातें जो हैं वो निकल के आई। सबसे पहले मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बता दूं कि बीटेक जो कंप्यूटर साइंस से किए हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जितने लोग बीटेक सीएस के कैंडिडेटों की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस अगर बीटेक में आपका है स्ट्रीम, तो आप एलिजिबल हैं, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। बाकी अन्य स्ट्रीम वाले एलिजिबल नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल थे। दूसरी ओर बीसीए का मैटर है कि बीसीए वाले केवल एलिजिबल, बिल्कुल बीसीए वाले एलिजिबल नहीं होंगे। उनके लिए आगे चल के जो परेशानी है वो खड़ी हो सकती है। और जो क्वालिफाई कंप्यूटर साइंस में जितने कैंडिडेट हैं, बहुत अधिक संख्या, तकरीबन आप 30% के आसपास की संख्या ऐसे हैं जो बीसीए वाले हैं, फॉर्म भर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, इवन मेरिट में आ चुके हैं। ऐसे भी लोगों की जानकारी हमारे पास है और उन्हें आगे चल के बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। ऐसी जो बातें लगातार लोगों के माध्यम से भी कही जाती है, हमने भी कई बार बताया है आपको। तीसरा मुख्य मुद्दा है कि आखिर बहाली का जो आधार आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपर, कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। नियमावली 2020 जो कि पूर्ण रूप से आपको बताती है, और मैं खुल के इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीए प्लस बीएड के आधार पर आपकी बहाली होगी। परंतु पिछली बार जो ड्राफ्ट सामने आया था, वो ड्राफ्ट, हालांकि उस ड्राफ्ट में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं था, ऑफिशियल नहीं था, परंतु जो कच्चा ड्राफ्ट आप लोगों के सामने बिना हस्ताक्षर का आया था, उसमें प्राथमिक और जो मध्य विद्यालय थे उनमें 60 जो आपके एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी के मार्क्स को और 40% जो है आपके एकेडमिक मार्क्स को। एक बात आप ये ध्यान रखें कि फुल स्टेट मार्क्स, जो 100% स्टेट मार्क्स की जो बातें होती है, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, कभी नहीं हो सकता है कि 100% जो है आपको स्टेट या सीटेट मार्क्स के आधार पर बहाली हो। ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण यानी कि आपके एकेडमिक के अंकों का वेटेज रहेगा, कुछ कम अधिक हो सकता है, परंतु वेटेज रहेगा। एकेडमिक के अंक को सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। अब तक जो बहालियाँ हुई हैं वो एकेडमिक अंकों के आधार पर ही हुई है, परंतु जो कच्चा ड्राफ्ट 60-40 का आया था, उसके बाद अखबारों ने लगातार 60-40 की चर्चाएं की। उसके बाद माननीय विधायक संदीप सौरभ का आज से तकरीबन 3 दिन पहले का जो बयान है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने 60-40 की बातें कही हैं। परंतु जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाए, तब तक यकीन कर पाना खास करके शिक्षा विभाग के मद्देनजर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लगातार कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि बीए बीएड होगा, 60-40 होगा, डिवाइडेड बाय 3 होगा, अभी इन सब मैटर पर आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रयास यह होना चाहिए कि नियमावली जल्दी आए, नोटिफिकेशन जल्दी आए। आधार कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, बहाली कैसे हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहाली किसी के भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, परंतु बहाली हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहाली आपकी हो, किसी अन्य की हो, अगर बहाली होगी तब आने वाले समय में बाकियों को या फिर आपको जो बचे हुए उनको मौका मिलेगा। अगर बहाली किसी भी कारण से अटकी पड़ी है, पिछले 3.5 वर्षों से, कोई 60-40 कहता है, कोई 100% कहता है, कोई एकेडमिक अगर कहे, तो ऐसे में तो बहाली किसी की नहीं हो पा रही है। जो 100% टेस्टेड के जो चहेते हैं उनकी भी नहीं हो पा रही है, जो बीए बीएड के चहेते हैं उनकी भी नहीं हो पा रही है। और अगर सपोज कीजिए कि बहाली का आधार सरकार तय करे, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सरकार कभी भी एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकती है। सरकार जब भी निर्णय लेगी, दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर देगी। तो सरकार के फैसले का इंतजार करना सबसे अधिक जरूरी है। मनगढ़ंत बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। अखबारों ने जरूर प्रकाशित किया है कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर बहाली होगा, लेकिन
कई बार अखबारों ने जो प्रकाशित किया है वो गलत भी हुआ है और कई बार अखबारों ने जो प्रकाशित किया है वो सही भी हुआ है। तो जो खबरें आती हैं हम लोगों के बीच में, उन खबरों को हमें सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसका विश्लेषण भी करना चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी जब तक नहीं प्रमाणित होती है तब तक हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। और यही सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। अगर आपस में उलझा जाए किसी भी मुद्दे पर तो वो बहाली फंसाने की ओर लेकर के जाएगी। सुलझाने का प्रयास होना चाहिए और बहाली किसी भी तरीके से हो भाई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फ़र्क यह पड़ता है कि बहाली जल्दी शुरू हो। बच्चे बहुत बेरोज़गार हैं और इस बेरोज़गारी के आलम में जिस प्रकार से बहालियाँ लटकी पड़ी हैं वो कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर अगर हम लोग चलें, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7वें चरण के अलावे के जो मुद्दे हैं कि रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के सरकार सक्रिय है। 20 लाख का जो रोजगार है उपलब्ध कराने को लेकर सरकार जो है अपना प्रयास जारी रखी है। अब तक लगभग 5 लाख को रोजगार उपलब्ध करा दिया है। ऐसी खबरें प्रकाशित हुई हैं कि 5 लाख को रोजगार जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। अब लगभग 15 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागों से अस्थायी और संविदा आधारित जितने भी कर्मचारियों की संख्या है हर माह 25 तारीख तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। अब बाकी कहाँ 5 लाख को रोजगार उपलब्ध कराया गया है कि नहीं कराया गया है, ये एक शोध का विषय हो सकता है, परंतु जो अखबारों ने प्रकाशित किया है वो आपके सामने डाटा यही है। और जिसमें अभी पुलिस की बहाली होनी है, स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 बहालियाँ होनी है, शिक्षा विभाग में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बातें कही जा रही हैं, इंजीनियरिंग विभाग में लगभग 1 लाख कर्मियों की नियुक्ति होगी। अगले वर्ष तक की ये बातें बताई जा रही हैं। अगले वर्ष आपको पता है कि 2022 बीतने वाला है और अब 22 में कोई उम्मीदें नज़र नहीं आती हैं। रही 2023 की उम्मीदें, बहुत अच्छी उम्मीद 2023 में उम्मीद है कि बहाली खुलेगी और बहाली का रास्ता जैसे ही खुलता है, साफ होता है, आप सभी जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली होगी, ऐसी पूर्ण संभावना है। विभाग ने कुछ एक विभागों के कार्यकलापों पर असंतोष भी व्यक्त किया है। कतिपय विभागों से नियमित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते समेकित रूप से प्रतिवेदन तैयार करने में कठिनाई भी उत्पन्न हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ विभागों के द्वारा कालांतर में उपलब्ध कराए गए नियुक्त कर्मियों की संख्या पूर्व से कम है, जिस कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैसे वर्तमान में जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार 3.5 लाख नियमित कर्मी सेवा में कार्यरत हैं, जबकि 1 लाख कर्मी संविदा आधारित जो कर्मचारी हैं उनके आधार पर कार्यरत हैं, जबकि कर्मचारियों में लगभग 7 लाख पद सृजित हैं और पिछले 15-16 वर्षों में लगभग 2 लाख से अधिक कर्मियों की नियुक्तियां भी हुई है। ऐसी खबरें प्रकाशित हुई हैं। दूसरी ओर प्रधानाध्यापकों की अगर बहाली की बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो शिक्षा निदेशक माध्यमिक हैं मनोज कुमार, उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रमंडलवार उपलब्ध रिक्ति और रोस्टर बिंदु के सापेक्ष बीपीएससी से विज्ञापन निकालकर 420 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा उन्होंने कर दी है। और इस संबंध में शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र भेजकर आगे की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। बाकी 420 में आपको पता है विभाग के द्वारा काउंसलिंग के बाद 401 अनुशंसित उम्मीदवारों को प्रमंडलवार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और इन उम्मीदवारों में 369 उम्मीदवारों को रिक्ति की उपलब्धता और प्राप्त अधीक्षा के आधार पर इन्हें प्रमंडल आवंटित किया गया है। निदेशक ने यह भी कहा है कि इन उम्मीदवारों के दस्तावेज प्रमाण पत्र विभाग के स्तर पर की गई जांच में प्रथम दृष्टया पूर्ण है। ऐसे में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा तत्काल नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए उम्मीदवारों को अपने कार्यालय में योगदान के लिए निर्देश दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक कम है, लिहाजा उन्हें पदस्थापित करने में वैसे नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए, जहां विद्यालयों को अपना भवन उपलब्ध हो गया है और +2 तक की जो पढ़ाई है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। आवंटित प्रमंडलों में अगर बात करें तो पटना को 144, मगध को 33, तिरहुत को 40, कोसी को 9, पूर्णिया को 20, मुंगेर को 28, सारण को 32, दरभंगा को 40, भागलपुर को 23 प्रधानाध्यापक मिले हैं। और इस तरीके से प्रधानाध्यापकों की भी बहाली का जो रास्ता है वो आगे बढ़ रहा है, खुला हुआ है, प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। परंतु इंतजार सभी को 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली का है और उसमें भी सबसे अधिक इंतजार अगर कोई कर रहा है तो प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक के जो शिक्षकों की जो बहाली करने वाले जो बहाल होने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पटना में आंदोलनरत भी रहते हैं और उसके बावजूद भी उनकी बातों पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो ये कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लेना चाहिए, नियमावली को जल्द प्रकाशित कर, विज्ञापन को भी जल्द प्रकाशित कर सारे अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हेतु बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इन सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।